नमस्कार, प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज देश के कुछ जाने माने अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी महंगाई कम होने पर बधाइयों की नहीं थी। हालांकि सब्जी समेत खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट रहने के कारण सितंबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5 साल के न्यूनतम स्तर 2.38% पर आ गई, जबकि एक साल पहले सितंबर 2013 में मुद्रास्फीति 7.05% पर थी। ये चिट्ठी उस योजना के लिए है जिस पर देश की जीडीपी का 0.3% खर्च होता है, ऐसा कहा गया है, और 5 करोड़ परिवार इसके जरिए अपना पेट भरते हैं। ये चिट्ठी है मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, जिसे सितंबर 7, 2005 को नोटिफाई किया गया था। इस चिट्ठी के मुताबिक कम खर्चे पर 5 करोड़ घर इस योजना से चलते हैं। इसके जरिए काम पाने वाली अधिकतर महिलाएं हैं, उनमें भी करीब 50% दलित और आदिवासी महिलाएं हैं। इस योजना में भ्रष्टाचार भी धीरे धीरे कम हुआ है और किया जा सकता है। इसके कारण बाकी सामाजिक योजनाओं में भी पारदर्शिता आई है। इस कार्यक्रम को और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से इस कानून में बदलाव की खबरें परेशान करने वाली हैं। दिहाड़ी एक ही जगह पर अटकी है, उसे भी देने में देरी होती है। पैसे देने में देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है और अब लेबर मटेरियल अनुपात कम करने की योजना है। राज्य सरकारें मनरेगा पर कितना खर्च कर सकती हैं, ये केंद्र तय करे और सिर्फ निहायत पिछड़े 200 इलाकों में ही लागू हो, ऐसे बदलाव की योजना है। काम के जरिए आर्थिक सुरक्षा मौलिक मानवाधिकार है। कई अमीर जिलों में भी गरीब रहते हैं। इन सब से ऐसा संदेश जाता है कि नई सरकार मनरेगा के प्रति समर्पित नहीं है। पिछली सरकार ने आम चुनावों के पहले इस कार्यक्रम में कुछ बदलावों का ऐलान किया था। हालांकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के वर्किंग ग्रुप के भी कुछ सुझाव थे जिन पर अमल शायद नहीं हुआ। मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार के अलावा ये भी शिकायत है कि जितना उसके जरिए काम हो सकता था वो हुआ नहीं और इसके स्वरूप को बदलना चाहिए। ऐसे में इन अर्थशास्त्रियों का ये अलग रुख क्यों, समझने की हम कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि प्रस्तावित बदलावों से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और मनरेगा की अहमियत क्या है। अजमेर का हरमादा गांव इस साल अच्छी बारिश की वजह से तालाब लबालब हैं। 2005 से लेकर आज तक मनरेगा के तहत यहां गांव वालों ने तालाब खोदे, लोगों को रोजगार भी मिला और पानी की समस्या भी हल हो गई। आज जो है सब चीजें आप देख रही हो, तालाब नाडिया सब नरेगा की देन है और नरेगा आज भी बंद हो जाए तो जनता भूखा मर जाए। कुछ ही दूर तिलोनिया में ये हरियाली भी मनरेगा की देन है। यहाँ मनरेगा के तहत गांव वालों ने चारागाह पर 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। लेकिन अगर मनरेगा के बजट में मजदूरी का हिस्सा कम कर दिया जाता है तो ऐसे सारे काम बंद हो जाएंगे और उनकी जगह पक्के काम को तवज्जो मिलेगी। अब सरकार चाह रही है कि वो 51-49 का रेशो कर रही है अभी, कि 51% है और उसमें 49 कर रहे हैं, जबकि 40 से हटाकर वो 49 तक ले जा रही है, जो कि मजदूरों के अपने आप में ही मजदूरी कटेगी। क्योंकि जब ज़्यादा पैसा सामग्री में जाएगा तो लोगों को मजदूरी कम मिलेगी, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, और लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो रोजगार के साथ साथ में लोगों का बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों की रोजी रोटी के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये बहुत ही उनके सामने, हमारे सामने बिल्कुल खतरा है। मनरेगा पर नजर रखने वाले सामाजिक संगठनों का दावा है कि सिर्फ 10% मजदूरी घटने से राजस्थान में 40% से ज्यादा मनरेगा मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। कैमरामैन दिनेश प्रधान के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक संक्षिप्त में ये स्टोरी जो है वो समझा रही है कि समस्याएं क्या होंगी और किस तरह से लोगों का फायदा होता है, खासकर महिलाओं का। यहाँ हमारे साथ खास मेहमान है, आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर रितिका खेरा हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली की। इन्होंने भी चिट्ठी में जो चिट्ठी गई है प्रधानमंत्री को, इन्होंने भी वो लिखी है। हमारे साथ हर्ष मांडेर जुड़ रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूर्व मेंबर भी हैं एनएसी के। सलमान सोज हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रितिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों ने एक जो चिट्ठी लिखी है, जो चिंताएं आप लोगों ने व्यक्त की हैं वो अहम चिंताएं हैं, लेकिन
जो एक इकोनॉमिक सर्वे में देख रही थी 2014 का, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि एक यूपीए गवर्नमेंट का फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है इसमें एक रीवैम्प की ज़रूरत है ताकि ये और इफ़ेक्टिव हो। अगर ये बदलाव और इफ़ेक्टिव करने के लिए लाए जा रहे हैं तो उसमें समस्या कहाँ पर ज़्यादा आपको नज़र आ रही है? हम लोग काफ़ी समय से एक्चुअली नरेगा को किस तरह से सुधारा जाए उसके लिए काफ़ी सुझाव देते आ रहे हैं, लेकिन जो ये सरकार के मन में दो बातें अभी तक आई हैं कि सामग्री का प्रपात इसमें बढ़ाया जाए और मजदूरी का घटाया जाए, दूसरा कि आप इसको सीमित कर दें केवल 250 जिलों में या 2500 ब्लॉक्स में, ये इसका उपाय नहीं है। इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। इसमें अभी जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बजट में पहले से तय कर दिया कि इसका इतना ही पैसा होगा। हालांकि इसके पीछे मंशा ये थी कि लोग काम मांगे और जैसे जैसे वो काम मांगे उनको उस तरह से काम दिया जाए। उसमें 100 दिन का कैप है, एक परिवार में 100 दिन से ज्यादा नहीं। तो एक तो बजट की कमी की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा। दूसरा बहुत बड़ी समस्या आज ये है कि भुगतान बहुत देरी से हो रहा है। लोग आज काम कर रहे हैं, उसके 2 महीने बाद मजदूरी मिलेगी या 6 महीने बाद, उनको कोई आश्वासन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स को पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। इसके बजाय सरकार एक माई बाप एटीट्यूड दिखा रही है। हमें ऐसे लग रहा है कि भाई जब हमारी मर्जी होगी तब हम ये, और ये योजना नहीं है, ये कानून है और कानून बनाने का उद्देश्य यही था कि ये हमेशा के लिए रहेगा। लोग इसके बारे में अपने हक, इसके तहत अपने हकों के बारे में सीखेंगे और फिर अपना वो पा सकेंगे। अगर सरकार इस तरह माई बाप एटीट्यूड चलाएगी कि भाई हमारी मन मर्जी से जब ऑन तो ऑन, जब ऑफ तो ऑफ, जहां ऑन तो ऑन, जहां ऑफ तो ऑफ, ये काफी चिंताजनक एक बात है। दूसरा जो सामग्री वाली बात है कि अगर आप देखें कि नरेगा में, मैं चाहती हूँ आप जरा समझा दें, ये जो लेबर और मटेरियल का जो रेशियो है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसमें अभी जो प्रावधान है वो ये है कि हर 100 रुपए में से 60 रुपए आप मजदूरी पे खर्च करेंगे और 40 रुपए से ज्यादा आप सामग्री पे खर्चा नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य ये था कि सामग्री जो है ये क्या बिल्डिंग मटेरियल, ईंट या रेत या जो भी है, इसके पीछे क्या सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मजदूरों तक जाए। अब पहली बात लोग ये कहेंगे कि भाई अगर सामग्री केवल 40% होगी तो फिर एसेट्स कैसे क्रिएट होंगे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है जो आरबीआई का इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र में एक सर्वे किया है। उसमें उन्होंने पाया कि 90% जो काम हुए वो वास्तव में जमीन पे है और उनका लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 50% से ज्यादा ने कहा कि ये जो काम हुए हैं वो बहुत यूजफुल हैं, जो एसेट्स क्रिएट हुए हैं वो बहुत यूजफुल हुए हैं, और केवल 8% ही कहते हैं कि बिल्कुल बेकार किस्म के एसेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि 40 और 60 के रेशियो में आप अच्छे एसेट्स नहीं बना सकते। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसमें सामग्री मटेरियल का बढ़ा देते हैं कंपोनेंट, तो उसमें ठेकेदार आएंगे और ठेकेदारों के साथ भ्रष्टाचार भी आएगा। अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है नरेगा में वो ये रहा है कि जो मजदूरी में भ्रष्टाचार था वो काफी हद तक कंट्रोल में आया है। तो उसके लिए भी मैं थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बता देती हूँ कि अगर आप IHDS सर्वे जो एक नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है उसमें देखें तो उनके आंकड़ों को आप सरकारी आंकड़ों से मिलाएं तो उसमें 96% वो मेल खाता है। मतलब जितना खर्चा हुआ उसमें से 96% लोग कह रहे हैं हाँ हमारे तक पहुंचा है। NSS के कहते हैं 70 से 80%, और हमारा खुद का सर्वे था जिसमें लोगों ने कहा 22 दिन, लेकिन उनके नाम से 24 दिन दर्ज थे। तो ये काफी ठीक ठाक है। अगर अभी जो भ्रष्टाचार है वो सामग्री वाले पार्ट में है, मटेरियल में है, तो अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हाँ, तो एक ये भी ठीक है। ये 3 पॉइंट्स बेसिकली जो आप बता रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार कम हो रहा है इसलिए इसको बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, मटेरियल वाला अगर ऊपर जाएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दूसरा की जो डिस्ट्रिक्ट्स की बात जो आप लोगों ने लिखी है कि हर अगर अमीर से अमीर डिस्ट्रिक्ट है लेकिन उसमें एक पॉकेट गरीबी का होता है, ठीक है, ये चीज सही है। लेकिन हर्ष मांदेर जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने एक लंबे समय तक काम किया है और सभी चीज़ें ये देखते रहें, जैसा यहाँ पर डॉक्टर रितिका खेरा कह रही हैं कि अगर
एक कैप लगा दिया गया बजट पर तो समस्या आएगी, लेकिन क्या कोई भी योजना ऐसी हो सकती है जिस पर एक फिनेंशियली कैप ना लगाया जाए, अनलिमिटेड बजटरी एलोकेशन किसी को दिया जा सकता है? देखिए, एक जब राइट्स बेस्ड कानून बनता है तो उसके पीछे सोच ये है कि कानून की मंशा क्या है कि कोई भी इंसान, गरीब इंसान जो गांव में बसते हैं, वो कहते हैं मैं भूखा हूं, मुझे काम की ज़रूरत है, 5 किलोमीटर के अंदर 15 दिन के अंदर उनको, उनके परिवार को साल में कम से कम 100 दिन काम मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट ने तय किया कि ये आपका हक है। तो ये हक को आप बजट से तो सीमित कर नहीं सकते हैं। व्यवहारिक तौर पे नेचुरली ये कैलकुलेशन होगा कि कितना काम हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन बेसिकली इसका ये एक योजना नहीं है। ये नहीं कि सरकार जितनी बजट चाहती है, जहां चाहती है वहां करेगी। ये एक हक है हमारी कि जो अंतिम इंसान है, जो गरीब या पलायन करने के लिए मजबूर हो या भूखा सोने के लिए मजबूर हो, उसको एक सुरक्षा हमारे पार्लियामेंट ने दी है इस कानून के माध्यम से। वो स्वरूप बदल जाएगा अगर आप कहेंगे कि इतना बजट रहेगा, सिर्फ हम 200 जिलों में देंगे या इतने ब्लॉक्स में देंगे। उसकी जो मूल मंशा है वो समाप्त हो जाती है। ये पहली बात हमें समझना बहुत जरूरी। और मुझे जो भी योजना में कमियां भी रही हैं क्रियान्वयन में, लेकिन जो भी सर्वेज वगैरह हुए उसमें जो लाभ, एक तो पलायन, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन के लोग किसी भी हालत में गांव से हजारों किलोमीटर दूर किसी न किसी काम को ढूंढने की एक जो परंपरा है वो कम हो गई है, क्योंकि लोगों को एक विश्वास है कि उनको अपने गांव के पास सम्मान के साथ काम मिलेगा। एग्रीकल्चरल वेजेस कुछ बड़े हैं क्योंकि आपके पास एक विकल्प है। बहुत कम वेजेस अगर आपको खेत मजदूरी में मिल रही है, आपके पास एक विकल्प है। कुछ एसेट्स भी बनी हैं और लोग बताते हैं जहाँ पे अच्छा क्रियान्वयन नरेगा का हुआ है, थोड़ा बहुत और खर्चा करने के लिए वो बाजार में जा सकते हैं, कुछ चीजें खरीद सकते हैं। मार्केट, लोकल इकोनॉमी को उसका लाभ मिला है। तो हमें इस योजना को मतलब एक सामाजिक सुरक्षा, काम की सुरक्षा और नीचे की तरफ से एक ग्रोथ को भी बढ़ावा देने वाली योजना है। इस स्वरूप में इसे समझना बहुत जरूरी है। जी, सलमान सोज, आपसे जानना चाहते हैं, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था यूपीए का, एक एक्ट था, एक कानून था और बहुत बड़े लेवल पर शुरू किया गया। और अब जब यहाँ पर पहले आरोप भी लगे कि भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ही के एनएसी ने उस समय ये एडवाइस दिया कि इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उस समय ये नहीं किया गया। दिसंबर 2013 में कई ऐलान इसमें किए गए और फंड्स बढ़ा के, जैसे टॉयलेट्स के लिए 10,000 रुपये कर दिए गए 4500 से, और कंपनसेशन अगर 15 दिन से ज़्यादा डिलेड है तो उसके लिए ऑफिशियल से डिडक्ट किया जाएगा। इस तरह की कई चीज़ों का ऐलान हुआ, लेकिन बदलाव की क्या आपको नहीं लगता था कि क्या बदलाव की ज़रूरत है? आज की तारीख में अगर कोई बदलाव हो रहे हैं, बदलाव सही हैं, गलत हैं, इस पर चर्चा आगे हम कर सकते हैं, लेकिन बदलाव की ज़रूरत मनरेगा में है, ऐसा महसूस हुआ? देखिए, पहले आपने फ्लैगशिप वर्ड किया यूज, तो मैं उस पर एक आपको बताऊं कि ये मनरेगा कितनी सक्सेसफुल स्कीम है, आपको इसके बारे में बताता हूं। 2009 में वर्ल्ड बैंक का जो फ्लैगशिप रिपोर्ट होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 का, उन्होंने जब मनरेगा के बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि ये एक बैरियर है डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए एक बैरियर है। 2014 में जब उन्होंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखी तो वो उनका कहना है स्टेलर यानी कि बेहतरीन प्रोग्राम है ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, देहातों के लिए। यानी कि 5 सालों में वर्ल्ड बैंक को भी पता चल गया कि इस स्कीम का कितना फायदा है। अब देखिए, हमें ये दिमाग में जरूर बात रखनी चाहिए कि चेंज करने में कोई बुरी बात नहीं, इंप्रूवमेंट करने में कोई बुरी बात नहीं, एफिशिएंसी लाने में, ज्यादा एफिशिएंसी लाने में कोई बुरी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी अगर कोई इंप्रूवमेंट लानी है। लेकिन जैसे कि हमने मेन प्रपोजल्स देखे, जो मेजर प्रपोजल्स देखे हैं, जैसे लेबर और मटेरियल का जो रेशियो, जिसमें आप मटेरियल्स को बढ़ाएंगे, या उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे बैकवर्ड है, ये बिल्कुल नजरअंदाज करना कि भाई जो बड़े बड़े शहर होते हैं, अमीर जगह भी है, वहां बहुत गरीब लोग रहते हैं।
ऐसी चेंजेस को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो इसका फंडामेंटल, जो मेरे से पहले भी जो बोल रहे थे, जो फंडामेंटल इसका जो स्कीम है वो ये है कि एक लोगों का हक है कि इनको बेसिक सस्टेनेंस के लिए, बेसिक चीज के लिए उनके पास 100 दिन का काम होना चाहिए। ये उनका हक है। इस हक को कोई छीन नहीं सकता, चाहे ये गवर्नमेंट कितना भी कर ले। कांग्रेस पार्टी ऐसे जो प्रपोजल्स है उनके साथ बिल्कुल नहीं है। आप इंप्रूवमेंट्स कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई, अगर आपको लगता है हमको करप्शन जैसे पहले भी कम हुई है, और कम कर सकते हैं, जरूर करें, लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है मनरेगा का, वो खत्म नहीं हो सकता। उसके लिए कांग्रेस बिल्कुल अपोज करेगी। जीवेल, यहाँ पर जो एक बात निकलकर सामने आ रही है, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके सरकार के वक्त ये काम शुरू हुआ था, तो जो एक मंशा थी जिसके बारे में बार बार कह रहे हैं, हर्ष मंदर भी कह रहे हैं, यहाँ पे रितिका जी भी कह रही हैं, और सलमान सोज ने भी कहा कि बेसिक ये था कि जो सबसे जिसको कहते हैं एज पर हो, सबसे गरीब फैमिली हो, उसको भी कम से कम इतना मिले कि उसको माइग्रेट ना करना पड़े। माइग्रेशन का फैक्टर समझने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जब गांवों से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं तो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो नीचे जाती है, बल्कि शहरों पर भी जो दबाव होता है, जो एक प्रेशर होता है सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ जुटाने का, वो भी बढ़ता है। उससे हम आप जो लोग शहरों में रहते हैं वो भी, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको मनरेगा से मतलब नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक पॉइंट बहुत समझने वाली है कि जो एक जिस मंशा से शुरू की गई थी वो इतने सालों बाद कहीं ना कहीं वो अब फल देने लगा है। यहाँ पर आखिर किस रिसर्च के आधार पर ये चीज़ें, ये बदलाव जो लाने की बात की जा रही है, क्योंकि जैसा रितिका जी ने कहा कि जो अलग अलग सर्वेज हैं वो सरकारी आंकड़ों से मेल खाते हैं, फिर किस आधार पर बदलाव की बात की जा रही है? सबसे पहले, क्योंकि हम पूरी चर्चा वो लेख पर आधारित है, मैं ये कहना, या जो इकोनॉमिस्ट ने जो प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अच्छा। सबसे डिसअपॉइंटेड हूँ। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर क्या लिखते हैं उस लेटर में? तो इकोनॉमिक्स क्या एविडेंस के आधार पर नहीं होता है? उसमें एक आंकड़ा मुझे बताइए जो वो जो लिख रहे हैं उसको समर्थन करता हो। मैं इस सरकार पहले दिन से कह रही है हम नरेगा को कायम रखना चाहते हैं, हम नरेगा के पक्ष में हैं, हम गरीब के पक्ष में हैं, बार बार प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं। तो इसलिए इस सरकार की गरीब की और सरकार की जो रुख है उसको लेकर किसी को कोई शक होने की जरूरत नहीं है। वो सबसे जनता ने हमें समर्थन दिया है और सरकार का पूरा ये पूरा भरोसा देती है। बट लेकिन ये लेख से मैं इतने इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं, इसमें ये इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसमें क्या आंकड़ा देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल लेटर की तरह है। ये आंकड़े तो सरकार के पास हैं ऑलरेडी, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं तो क्या एविडेंस बेस्ड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या इकोनॉमिक्स कोई नहीं, आप मांग लीजिए उनसे, आप उनसे मांग लीजिए, वो अभी दे देंगे। मैं क्यों, मैं ये आप जब लेख लिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। जीवीएल, वो लेख नहीं लिख रहे हैं, एक चिट्ठी लिख रहे हैं, याद दिला रहे हैं। मैं वो पूरे प्रीमाइस को खारिज करता हूं। आई वुड एक्सपेक्ट देम, यदि आपके पास एविडेंस है, आपके पब्लिक डोमेन में बहुत इंफॉर्मेशन है, आप अपने एविडेंस के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, पूरे रिपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री को कन्विंस करिए, लिखिए। अच्छा, सबसे पहले ये बात करूंगा, मुझे ये नहीं लगता ये कोई एक्टिविस्ट ग्रुप लिख रहे हैं, इसके कोई एविडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग टिप्पणी है। तो दूसरी विषय में ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार ने कब ऐलान किया है? आप स्पेकुलेटिव आधार पर हम ये सारा चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कोई ये, तो इसलिए मैं कहूंगा जब तक ये कोई इस तरह के ठोस कोई निर्णय नहीं होते हैं उस पर कोई चर्चा करना मेरे विचार से कोई जरूरत नहीं है। दूसरा विषय, एक सेकंड रितिका जी, पहले इस 2 पॉइंट का जवाब दे दें। हाँ, नहीं, आप आगे भी बोलिएगा, पहले ये 2 पॉइंट जो हैं ये आउट ऑफ द वे हो जाए। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि तथ्य कहाँ है। अगर आप एक एक नाम का जो जिन्होंने साइन किया है आप उनकी रिसर्च पढ़िए। हम क्यों पढ़े? आप लेटर क्या प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं? आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपके आर्ग्यूमेंट्स में सारा सच्चाई हो, जानकारी हो, उसके साथ एविडेंस दे। आप बोलने नहीं, आप प्लीज आप कंप्लीट करें। हाँ, बीच बीच में मत। तो सभी जिन्होंने साइन किया है उन्होंने कुछ ना कुछ नरेगा पे रिसर्च किया है और उस रिसर्च के आधार पे ही उन्होंने ये चिट्ठी को साइन किया है।
कोई हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को डॉक्यूमेंट किया है, कोई हैं जिन्होंने एसेट क्रिएशन पर काम किया है। आप दिलीप मुखर्जी की को गूगल कर लीजिए, बॉस्टन यूनिवर्सिटी वाले, उनके 10 लेख आपको लेकिन रितिका जी, आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, जो यहाँ पर जीवीएल ने कहा वो मैं नहीं मानती कि बहुत थोक भाव से आपको एक रिसर्च थीसिस भेजना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यूजुअली जो होता है कि एक कम से कम उसमें आप नीचे लिख देते हैं कि ये यहाँ पर है, इससे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। आपने वो भी नहीं लिखा, ठीक है, चलिए ये बात भी अलग है, क्योंकि एक याद दिलाने की बात है। आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में है और सारी चीज़ें वो सरकारी आंकड़ों से मेल खाती हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ये चिट्ठी लिखी, कहीं ना कहीं ये उम्मीद रही होगी, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो बहुत एक जेन्युइन और बहुत एकेडमिक रास्ते से चलकर है, तो नाम मायने रखता है। आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार से कोई भी एक प्रतिनिधि पूछेगा कि आखिर आपने किस आधार पर ये किया है, हमें वो बताइए, हम वो देखना चाहते हैं? जी नहीं, अगर वो पूछेंगे तो हम बिल्कुल देने को तैयार, ऐसे नहीं हम मुकर नहीं रहे हैं। और ये जो चिट्ठी गई है वो ईमेल से गई है, तो जिसने ईमेल रिसीव किया है उसके पास हमारा ईमेल आईडी भी है। आप मुझे आराम से फोन पे पकड़ लेते हैं, ईमेल से पकड़ लेते हैं जब यहाँ बुलवाना होता है, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये ऐसे ही कैसे बात कर रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, तो जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है सामग्री वाले मुद्दे पर, और आरटीआई से कुछ लोगों ने निकलवाया जिसमें ये बात आई है कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए या ना किया जाए। अभी इस पे चर्चा हो रही है, ये एक प्रस्ताव है, और प्रस्ताव है इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे खुले में सबके सामने लोगों के बीच में चर्चा हो। जो लोकतंत्र है, जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं, जिन पर प्रभाव पड़ता है, उनको भी इस चर्चा में शामिल किया जाए। आप उन लोगों पे प्रहार कर रहे हैं जो कभी भी इस स्टूडियो में पहुंचने नहीं है। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम। दूसरा आपको और जो ऑब्जेक्शन है आप बता सकते हैं। ये दोनों पॉइंट जो है, आपने बोला था कि ये स्पेक्युलेटिव है, तो स्पेक्युलेटिव ये नहीं है, आरटीआई के जरिए आया है, प्रस्ताव है, और प्रस्ताव में आप भी मानेंगे, नहीं जीवीएल आप भी मानेंगे कि प्रस्ताव अगर है तो चर्चा करने का हक बनता है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, सब लोग हैं। मैं भी रिसर्च फील्ड से आता हूं। आपने दो चीजें बताई, दोनों पे आपको जवाब मिल गया, आगे आप मिला है। तो जी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के आपको फोन नंबर घुमा के आपसे कोई जानकारी मांगेंगे, जब आप इतनी अच्छी आपने रिसर्च किया है, शेयर करने में क्या दिक्कत है? आप आंकड़ों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, ना सिर्फ आपकी रिसर्च, क्योंकि हो सकता है आपके रिसर्च में कुछ बयास हो सकता है। एक्टिविस्ट को हर तरह अपने पॉइंट प्रूव करने में रिसर्च उसी एंगल से करते हैं, तो इसलिए सभी जो भी पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं वो दे दीजिए, मैं आपको समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी फील्ड से आता हूँ, रिसर्च फील्ड से आता हूँ। आपकी भी एक बात मान ली, जो भी आपके पास आंकड़े होंगे, आप सभी लोगों ने जो साइन किया है, आप प्लीज उसको ईमेल कर दें। ठीक है, चलिए ये पॉइंट यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब जी जल्दी से बोलिए, फिर वो आगे बोलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास हम सबकी स्टडीज के बारे में पूरी जानकारी है, ऐसे वो हमारे काम से दोबारा भेज दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि हम सब में से बहुत क्रिटिक रहे हैं, जो नरेगा में कमियां हैं वो हमने बहुत खुले में उसके बारे में भी लिखा है। तो ऐसे नहीं है आप हमें एक्टिविस्ट का वो बना के परे नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप एविडेंस देते हैं, बिल्कुल आप इससे एविडेंस हर जगह है, लेकिन आपको फिर से दे दिया जाएगा। अब आगे आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, पब्लिक डोमेन में सबके हर एक की हक बनती है। आप लेकिन आप कोई मीडिया में आर्टिकल्स के जरिए लिखिए, लेकिन नहीं, आप इस तरह के आर्टिकल नहीं लिख सकते। जो आपने जो लेख लिखा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ऐसा लेख कोई भी पेपर में पब्लिश नहीं होगा। विदाउट एविडेंस नहीं होगा। ये एक सेकंड, ये पॉइंट हम यहाँ पे खत्म करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम दोबारा भेज देंगे, तीसरी बार मांगेंगे, तीसरी बार भेज देंगे, चौथी बार, छठी बार। ना एक सेकंड, नहीं, इसको यहाँ इस पे टाइम वेस्ट हम ना करें। आप इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आप मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ पर नोट ऑन चेंजेस जो है, जो आपके सरकारी इससे निकला है, उसमें कहा जा रहा है कि पुअर एसेट क्वालिटी, यहाँ पर मेल फीमेल का जो काम है, जो महिलाएं करती हैं, वो छोटे स्तर का काम है, परमानेंट स्तर का काम नहीं है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। जब इस कार्यक्रम में 50% जो है वो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जब इसको बदला जाएगा तो उनकी जीविका जाएगी।
इसका आधार क्या है? मैं कह रहा हूं तो जो भी चेंजेस होंगे वो किसी आधार पर ही होंगे। अभी कोई चेंजेस हुआ नहीं है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। हाँ। तो मैं चाहूंगा सरकार के पास वो सारी जानकारी है जो आपके पास है, या यदि आपके पास और कुछ रिसर्च है जो जिसकी संभावना है, आप शेयर करिए सरकार से। ये मत समझिए कि सरकार की कोई दायित्व नहीं है। सरकार गरीब के प्रति सरकार गरीब के प्रति समर्पित नहीं है। मैं समझता हूं आपकी सोच गलत है। इस सरकार आप सबसे ज्यादा समर्पित है। इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें जनता ने इसी के लिए चुना है। नहीं ठीक है जीवीएल, ये सारी चीजें चलिए हम मान के चलते हैं, वी जस्ट टेक इट एज गिवन। उसके आगे क्या है? मैं ये कह रहा हूं ना, इसलिए जो भी आप चर्चा कर रहे हैं ये सारा चर्चा का विषय है। जब तक कोई हकीकत में नहीं बने तो मैं समझता हूं ये चर्चा ही नहीं करेंगे तो हकीकत में कैसे बनेगा? आप देखिए तो ये स्पेकुलेटिव होकर के किसी बात पर चर्चा करना मेरे विचार से बिल्कुल ये पार्लियामेंट चर्चा करती है। आप समझते हैं पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होता है? जी हर्ष मांदेर जी। जी हेलो जी आप कुछ बोल रहे थे? जी नहीं, मैं कह रहा था कि ये बहस कुछ गोल चल रहा है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विचार सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखे गए हैं और हम लोग सबका हक है कि इसके बारे में अपना मत रखें और कहें कि नरेगा में कमियां हैं, उन कमियों का हम सुधार जरूर करें। लेकिन इसकी जो मूल भावना है, एक्चुअली कई देशों में जो बेरोजगार है उसको सिर्फ डोल दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उससे ये बहुत बेहतर है क्योंकि किसी को डोल नहीं दिया जा रहा है, उसको सम्मान के साथ अपने रोजी रोटी कमाने का एक अवसर सरकार मुहैया कर रहा है, जिससे गांव की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। और एक गारंटी के तौर पे ये जो है ये पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और मुझे लगता है कि इसको इरोड करना, इसको कम करने में अगर हम सब कुछ चिंता है, जो इकोनॉमिस्ट है उनको चिंता है, उनको सरकार के सामने अपनी चिंता व्यक्त करने का पूरा हक है। अगर सरकार कहे कि हम इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ये प्रस्ताव आपके सामने है जिसके संबंध में हमारे पास तथ्य है, तो हमें चिंता है और हमें अपनी चिंता रखने का पूरा हक है। लेकिन जैसे मैं बार बार बाकी साथियों ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि नरेगा में सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि उसकी सुधार मतलब ये, क्योंकि जो एक्चुअली एक गारंटी है, जो लॉ एक गारंटी देती है, तो उस गारंटी को लागू करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कमजोर है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैंने यहाँ जीवीएल से भी पूछा, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। जो इसमें कहा जा रहा है एक लिंकेज टू एग्रीकल्चर, कि जो काम होगा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो बढ़ाए, एक ये कहा गया है, एक ये सुझाव है। एक कहा गया है पुअर एसेट क्वालिटी ड्यू टू फोकस ऑन नॉन परमानेंट अर्थवर्क्स, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल स्टाफ, यानी वो सभी काम जो कि आमतौर पर महिलाएं नहीं करती हैं। एक इसमें यह भी कहा गया है लीकेजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, ये माना जा सकता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में कई समस्याएं हैं, लेकिन जो ऊपर वाली दो चीजें हैं उसमें उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग भी कह रहे हैं कि जो जमीन को सुधार, वाटरशेड डेवलपमेंट, पानी को स्टोर करने का जो काम है और जो वृक्ष लगाने का जो काम है, ये सभी श्रम प्रधान काम है और गांव के जमीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। लोगों को आगे चल के रोजगार की कम जरूरत पड़ेगी अगर जमीन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स उसका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मटेरियल्स नहीं जोड़ें। श्रम प्रधान काम जो जमीन और पानी से जुड़ा हुआ है, जंगल से जुड़ा हुआ है, वो श्रम प्रधान काम जिसमें रोजगार भी होगा और एसेट्स क्रिएट भी होगा और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये हमारा मानना है। जी सलमान सूद, आपसे जानना चाहती हूँ कि एक यहाँ पर यह भी सुझाव है जिस पर चर्चा होनी है कि जो इनएडिक्वेट रिसोर्स फॉर प्लानिंग रिजल्टिंग इन इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्क्स एंड वेस्टेज। यहाँ पर हर्ष मांडेर जी कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है उससे ज़मीन को बेहतरी मिलती है, ज़्यादा अच्छी ज़मीन होती है, लेकिन यहाँ पर जो सुझाव हैं उसके मुताबिक जो रिसोर्सेज हैं, जो प्लानिंग है, उससे सही काम का चुनाव नहीं हो रहा है। क्या इसको एक रीलुक की जरूरत है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा,
हम हर कोई चीज देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें रिफॉर्म से डरना नहीं चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए। नहीं तो वो भी यही कह रहे हैं ना, जो फंडामेंटली वो भी यही कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको बंद तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए रिफॉर्म और एक तो होता है रिफॉर्म और दूसरा होता है डिफॉर्म। रिफॉर्म और डिफॉर्म में बहुत फर्क है। रिफॉर्म के लिए साथ हम हैं, लेकिन अगर ये नरेगा को फंडामेंटली ऑल्टर करेंगे जिससे जो राइट्स गारंटीड है इस एक्ट के तहत, अगर उसके खिलाफ कुछ हो, उसके साथ तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलेगी फिर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मोदी जी हर जगह चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मेक इन इंडिया। यहां पर गरीब लोग दे आर मेकिंग इन इंडिया। वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, मोदी सरकार से वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको उनका वेलफेयर होता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, और जो घर पे बैठे लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि अमेरिका में 1994 में बिल क्लिंटन ने बड़ी मुश्किल से वर्क फॉर वेलफेयर का वहां पर काम शुरू किया। नहीं तो वहां पर सिर्फ डोल चलता था। यहाँ पर डोल भी नहीं चलता, उतना पैसा भी ज्यादा नहीं जाता। ये इसके पीछे भी पड़ गए। इंडिया को पूरी तरह नहीं समझ पाए लगता है। आप उसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जगह इसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है, आप जो बोल रहे हैं उसमें काफी फर्क है, लेकिन बेसिक आइडिया आपका समझ में आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लौटते हैं और जीवीएल से और कई सवाल हैं यहाँ पर।